हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम लोग स्टडी कर रहे थे पावर प्लांट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, अब जो आगे हम लोग स्टडी करेंगे वो है आपका डीजल बेस्ड पावर प्लांट और कोल बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इनका क्या यूज़ है। ठीक है, और हम लोग डीजल पावर प्लांट का हम लोग क्यों यूज़ क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि जो डीजल पावर प्लांट है ये भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का पावर प्लांट है। ठीक है, एक तरीके का आपका पावर प्लांट है जहाँ पे हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो डीजल पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है, ठीक है, जिसको इजी वे में कहीं भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्पेशली यूज करते हैं पीक लोड के लिए। ठीक है, पीक लोड के लिए सडनली मेरा अगर कहीं लोड इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे अगर मेरे को उस लोड को पूरा करना है कुछ सम टाइम्स के लिए, तो वहाँ पे हम लोग इस डीजल पावर प्लांट को यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये मूवेबल है, मोबाइल के जैसा है। ठीक है, मूवेबल है, मतलब इजीली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इसको इजी वे में ले जा सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी मतलब इसको इंस्टॉल हम लोग कर सकते हैं। दूसरा दूसरा ये है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसको एक छोटे से स्पेस में भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसको रेडी करके हम लोग पावर को जनरेट करके अपना जो पावर डिमांड है उसका उसको पूरा कर सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी कि थर्मल में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं। ठीक है, तो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है उनको डिस्पोज करने की, कि जो भी वेस्टेज है उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करें। बट डीजल पावर प्लांट के अंदर ऐसा कोई समस्या नहीं है। हम लोग इसमें फ्यूल के रूप में हम लोग डीजल यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी वेस्टेज या एसेस नहीं प्रोड्यूस या जनरेट होता है, तो आपको डिस्पोज करने के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अलग से आपको स्पेस लेने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हम लोग गैस को या जो भी इसके वेस्टेज है उसको हम लोग डिस्पोज कर सकें। ठीक है, तीसरा है कि इसको बैकअप के तौर पे हम लोग इजी वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर इमरजेंसी पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है, तो वहाँ हम लोग इसको बैकअप के तौर पे इजी वे में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अभी जो कोविड का जो दौर चल रहा था उसमें क्या था कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, और जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उसको वर्किंग में लाने के लिए भी अपने को पावर सप्लाई की ज़रूरत थी। ठीक है, इन केस अगर मेरा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बंद हो जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो भी पेशेंट हैं उनके पास जो है आपका प्रॉपर रूप से जो आपका ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं पाएगा। देन उस केस में क्या होगा, उनकी हालत बिगड़ सकती है और उनका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे केस में भी हम लोग इमरजेंसी केस में हम लोग डीजल पावर प्लांट को यूज करते हैं कि जैसी सप्लाई मेरी पावर सप्लाई अगर कट हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग डीजल पावर प्लांट को जब बहुत कम टाइम में स्टार्ट करके हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, जिससे मेरा जो आपका जो ऑक्सीजन प्लांट है वो कंटिन्यू रहे और ऑक्सीजन का कंटिन्यूअस सप्लाई होते रहे, जिससे कि जो पेशेंट हैं उनकी हालत मतलब ठीक रहे और किसी भी तरीके का मिस हैपनिंग नहीं हो। ठीक है, तो इस जगह से बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे पावर का रिक्वायरमेंट होता है बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ सडनली हम लोग कोई थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सेटअप के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है। ठीक है, और बहुत सारे इसके पैरामीटर होता है कितना मतलब किस तरीके से कि इसको हम लोग सेटअप करें। ठीक है, तो वैसे जगह पे भी एक कोई छोटा सा जगह है, ठीक है, जहाँ पे अपना इस तरीके से कोल या न्यूक्लियर पावर प्लांट अवेलेबल नहीं है, तो छोटे से जगह में अगर पावर को सप्लाई करना है, ठीक है, तो देन हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीजल पावर प्लांट पावर को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो डीजल पावर प्लांट एक छोटे पावर प्लांट के रूप में हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, जो कि सहयोग करता है। ठीक है, जो कि सहयोग करता है आपके बेस लोड को, बेस लोड पावर प्लांट को। ठीक है, कि जहाँ भी इस तरीके का अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी पावर बैकअप की सप्लाई होती है, वहाँ पे हम लोग डीजल पावर प्लांट को सेटअप कर सकते हैं और उससे पावर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, ईजी वे में हम इसको बहुत जल्द इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और
इसको बहुत मतलब कहीं भी अगर मूव करना हो तो हम लोग मूव कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं डीजल का, कि अगर कहीं भी कहीं शादी ब्याह या कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी के तौर पे पावर बैकअप के तौर पे हम लोग इस तरीके का डीजल इंजन का यूज करते हैं। ठीक है, जनरेटर का यूज करते हैं। जनरेटर भी क्या है, इसी का एक पार्ट है कि जैसे ही सप्लाई गई हम लोग क्या करते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस इंजन से आपका जो अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, जनरेटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे हमको पावर प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो मतलब एक छोटे से टाइम के लिए, इमरजेंसी के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि कहीं भी अगर शादी ब्याह कोई भी इस तरीके से फंक्शन हो रहा हो, ठीक है, और वहाँ पे अपने को लगता है कि अगर पावर सप्लाई जा सकती है और पावर सप्लाई जैसे ही जाएगी तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो देन उसको असेंबल करने के लिए, उसके पावर बैकअप के लिए हम लोग डीजल पावर प्लांट को यूज करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देखें तो डीजल पावर प्लांट का एक अहम रोल है हमारे बीच में, कि ये क्या करता है कि पीक लोड की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक मोबाइल पावर प्लांट की तरह है कि हम लोग ईजी वे में इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डीजल पावर प्लांट। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन क्या है डीजल पावर प्लांट के बारे में। ये पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स है, एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग भी इसी वे में इसी तरीके से लिखें। उससे क्या होता है कि नॉलेज के साथ साथ अपने को एक लिखने की भी कला होनी चाहिए अपने आप में। अगर आपको एक, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आपको लिखने नहीं आता है, ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अपने को नॉलेज के साथ साथ लिखने के भी कला होनी चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकें, एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है 6 नंबर का या 8 नंबर का, तो हम लोग उसको क्या कर सकें, उसी वे में हम लोग उसको लिख सकें, जो आगे एग्जामिनर है उसको हम लोग समझा सकें और अच्छे मार्क्स हम लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देयर इज ए फोसिल फ्यूल प्लांट, एक नया वर्ड आ गया, फोसिल फ्यूल। ठीक है, जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने फ्यूल के बारे में पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल। एक तो होता है कन्वेंशनल फ्यूल एंड दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल फ्यूल। कन्वेंशनल फ्यूल वो होता है, ठीक है, जिसका जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है और आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल फ्यूल वो होता है, ठीक है, जो कि असीमित मात्रा में अवेलेबल है, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका ये फोसिल फ्यूल है, ये कन्वेंशनल फ्यूल का पार्ट, कन्वेंशनल फ्यूल ही बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे डीजल पावर प्लांट में हम लोग फ्यूल के रूप में क्या यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि आजकल डीजल पेट्रोल का कितना ज़्यादा क्राइसिस है और डे बाई डे इसकी रेटें इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, डे इनका इंक्रीज होने का रीज़न ये है कि हर एक जगह जगह पे अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग बाहर से इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका लिमिटेड जो स्टोरेज है किसी ना किसी कंट्री में। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो फोसिल फ्यूल का मतलब होता है कन्वेंशनल फ्यूल, जिनका जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है और आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा भंडार पूरे वर्ल्ड में होता तो जो आपका डीजल या पेट्रोल है या नेचुरल गैस है, उसका जो प्राइस है बहुत कम रहता है। ठीक है, मतलब इसका जो भंडार है बहुत लिमिटेड है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल। ठीक है, तो दिस इज ए फोसिल फ्यूल प्लांट। ठीक है, सिंस डीजल इज ए फोसिल फ्यूल, मतलब डीजल क्या है, एक तरीके का कन्वेंशनल फ्यूल है, फोसिल फ्यूल है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि डीजल क्या है, कन्वेंशनल फ्यूल है या नॉन कन्वेंशनल फ्यूल है या फोसिल फ्यूल है। ठीक है, तो मतलब कन्वेंशनल और फोसिल फ्यूल दोनों बिल्कुल सेम है, तो अपने को बोलना है कि डीजल आपका क्या एक तरीके का कन्वेंशनल फ्यूल है या फोसिल फ्यूल है। क्लियर? डीजल इंजन पावर प्लांट इंस्टॉल where, where supply of coal and water is not available in the sufficient quantity। डीजल पावर प्लांट एक छोटा सा प्लांट है, उसको हम लोग वहाँ पे स्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे आपका प्रॉपर मात्रा में कोयला और वाटर अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, उस जगह पे हम लोग इस तरीके का पावर प्लांट लगा के कि जो अपना पावर का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत कम टाइम में इंस्टॉल कर सकते हैं और एक छोटे से लोड के लिए बहुत ही अच्छा ये पावर प्लांट है। दिस प्लांट प्रोड्यूस द पावर इन द रेंज ऑफ 2 to 50 मेगावाट। ठीक है, इसका एक रेंज दिया हुआ है कि डीजल पावर प्लांट का यूज करके हम लोग 2 से 50 मेगावाट तक के पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे अदर पावर प्लांट की बात करें तो हम लोग 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 3000 मेगावाट जो पावर को जनरेट करते हैं। बट डीजल इंजन का क्या है
ये एक लिमिटेड जनरेशन कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम लोग जो इसकी जनरेशन कैपेसिटी है, जो उसका रेंज है कि विद द हेल्प ऑफ डीजल पावर प्लांट हम लोग 2 मेगावाट से लेके 50 मेगावाट तक के पावर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेंज पूछता है तो आपको बताना है कि 2 से 50 मेगावाट तक के पावर को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। दीज आर यूज एज स्टैंड बाई सेट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है कि जो अपना बैकअप के लिए होता है, स्टैंड बाई में होता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये खिलाड़ी स्टैंड बाई में है। अगर कोई खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाता है, ठीक है, तो उसके एवज में जो स्टैंड बाई होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंड बाई, जो उसके बैकअप के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैंड बाई पावर प्लांट के रूप में यूज करते हैं पावर को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है, दीज आर यूज द स्टैंड बाई सेट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। इसको हम लोग स्टैंड बाई के रूप में यूज करते हैं पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए। कहाँ पे? सच एज हॉस्पिटल्स, रेडियो स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, सिनेमा थिएटर, इंडस्ट्री, ठीक है। अभी मैंने बोला कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू होते हैं, ठीक है, आईसीयू होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कंटिन्यूअस अपने को पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर मेरा वहाँ पे सडनली पावर अगर फेल हो जाता है या पावर कट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से जो मेरा डीजी सेट होता है, ठीक है, उससे हम लोग उसको स्टार्ट करके हम लोग पावर को सप्लाई दे सकते हैं स्टैंड में। जैसे ही अपना पावर कट हुआ तो आपका जो इस तरीके का जो पावर प्लांट है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो वहाँ पे जो पावर सप्लाई है वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि आईसीयू क्या है? इंसेंटिव केयर यूनिट। बहुत ही इनसे उस तरीके के उसमें पेशेंट भर्ती होते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। तो अगर जिसमें हम लोग उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं, उनको ऑक्सीजन कंटिन्यू देते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपने को 24 आवर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको डीजल पावर प्लांट को हम लोग यूज करते हैं। जो टेलीफोन एक्सचेंज है, ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज है जहाँ पे अपना टेलीफोन का एक्सचेंज बना हुआ है पूरी, जहाँ पे मशीनें ऑपरेट हो रही हैं, ठीक है, वहाँ भी अगर पावर कट होता है तो जो मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पर ठप हो जाएगा। तो उसके स्टैंड बाई के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, डीजल पावर प्लांट को यूज करते हैं। हम लोग मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कंटिन्यू आपका जो मूवी चलते रहता है, ठीक है, एयर कूलिंग सिस्टम होता है। तो उस केस में भी हम लोग स्टैंड बाई के रूप में हम इस तरीके का डीजल पावर प्लांट रखते हैं कि अगर मेरा पावर फेल होता है या पावर बीच में कट जाता है तो इस तरीके से हम लोग डीजल पावर प्लांट से पावर जनरेट करके और इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ जगह है जहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, रेडियो स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, वहाँ पे हम लोग इस तरीके के पावर प्लांट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि दे आर सुटेबल फॉर मोबाइल पावर जनरेशन एंड वाइडली यूज्ड इन रेलवे एंड शिप्स। मैंने क्या बोला कि एक तरीके से ये मोबाइल पावर जनरेशन होता है, ठीक है, और हम लोग इसको वाइडली रेलवे एंड शिप्स के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक रेक्टिफिकेशन नहीं था, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक नहीं बिछा हुआ था रेलवे के अंदर, वहाँ पे हम लोग डीजल इंजन यूज करते हैं, ठीक है, या करते आ रहे थे, ठीक है। तो डीजल इंजन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते थे, ठीक है, और उससे हम लोग इंजन को मूव कराते थे, ठीक है। उसी तरीके से जो आपकी शिप्स है, ठीक है, जो पानी की जहाज़ है, उसमें भी हम लोग को पावर के लिए हम लोग इस तरीके का डीजल इंजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये एप्लीकेशन है कि हम लोग रेलवे के अंदर बोलते हैं कि ये डीजल इंजन है या इलेक्ट्रिक इंजन है या स्टीम इंजन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डीजल इंजन है वो रेलवे एंड शिप्स के अंदर भी यूज होता है। अभी बहुत जगह जहाँ पे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है वहाँ पे हम लोग डीजल इंजन यूज करते हैं। दे आर रिलायबल कंपेयर टू अदर प्लांट, ठीक है। ये क्या होता है कि दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में बहुत रिलायबल होता है, मतलब जो इसका जो स्टेज है बहुत कम स्टेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इसका कंस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स नहीं होता है, इसको ईजी वे में, इसका साइज स्मॉल होता है, ठीक है। इसकी स्टोरेज मतलब इसको लगाने के लिए काफ़ी लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कोई भी एसेस नहीं निकलते हैं, डिस्पोज करने के अलग से स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और इनका साइज काफ़ी कम्पैक्ट टाइम छोटा होता है। तो ये दूसरे पावर प्लांट के कंपैरिजन में क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं। क्लियर? आगे है, डीजल पावर प्लांट आर बिकमिंग मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाइडल प्लांट्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है।
हम लोग कहीं भी अगर हाइड्रो या थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारी परेशानी होती है, ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, इसका रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस तरीके से कोई स्मॉल अमाउंट में मेरा पावर का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वहाँ पे डीजल पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत ईजी वे में हम लोग बहुत कम टाइम में पावर को जनरेट कर सकते हैं और जो अपना लोड डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन था डीजल पावर प्लांट के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। डीजल इंजन में हम लोग जो उसका हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसका हम लोग देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है डीजल पावर प्लांट का और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। लास्ट में इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो एक बार देखिए आप लोग इसका इंट्रोडक्शन, सिंपल सा कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं कि जो आपके डीजल पावर प्लांट के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं हर एक पावर प्लांट की तरह जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला है आपका डीजल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन। इसके बाद है एयर फिल्टर एंड सुपर चार्जर। इसके बाद है आपका इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। इसके बाद है आपका फ्यूल सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। ये इसके क्या है कंपोनेंट हैं जो कि हम लोग पावर प्लांट के अंदर हम लोग डीजल पावर प्लांट के अंदर इसका 1 बाय 1 करके कंपोनेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। सिंपल सा ये इसका स्टेज है जिन सबको मिला के हम लोग एक कम्प्लीटली डीजल पावर प्लांट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका डीजल इंजन है, ठीक है, जो इसमें इंजन यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीजल इंजन, ठीक है। उसमें हम लोग एयर फिल्टर एंड सुपर चार्जर यूज करते हैं, ठीक है। इंजन स्टार्टिंग सिस्टम मतलब इंजन को हम लोग स्टार्ट कैसे करें। अगर कोई भी इंजन अगर बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में है, ठीक है, बिल्कुल जीरो कंडीशन में है, उसको हम लोग क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका इस तरीके का पावर प्लांट होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको क्या करते हैं किसी की मदद से, किसी की हेल्प से उसको कोल्ड कंडीशन से, जीरो कंडीशन से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम का मतलब ये हो गया कि हर एक पावर, जैसे कोल पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में हम लोग कोयला यूज करते थे, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग फ्यूल के रूप में यूरेनियम यूज करते थे। उसी तरीके से डीजल पावर प्लांट के अंदर फ्यूल के रूप में हम लोग क्या करेंगे, डीजल यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका फ्यूल सिस्टम होता है, ठीक है, कि फ्यूल सिस्टम को हम लोग स्टोर कैसे करें, कितने कैपेसिटी का टैंक होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग फ्यूल को सप्लाई करें, ठीक है, और कहाँ पे रखें उसको, ये आपका फ्यूल सिस्टम के अंदर आता है। इसके बाद आता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम कि हम लोग बात कर रहे हैं इंजन का, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब इंजन है तो उसके अंदर कोई ना कोई मूविंग पार्ट होगा। जब उसके अंदर जब कोई भी मूविंग पार्ट होगा तो मूविंग पार्ट की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, जो भी उसका वियर एंड टेयरिंग कंडीशन है उसको हम लोग कम करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि हम लोग इस तरीके से आपको फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें बियरिंग्स होती है, बियरिंग्स लगा के ग्रीसिंग का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रीसिंग का ग्रीस होता है, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फ्रिक्शन है, ठीक है, जो भी फ्रिक्शन है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो उसका रोटेशन क्या होगा, स्मूथ होगा, हीट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और इंजन की जो लाइफ है वो क्या रहेगी, लंबी लाइफ रहेगी। अगर किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होगा, आपका जो इंजन का जो रोटेशन है वो स्मूथ होगा, तो किसी भी तरीके का साउंड नहीं निकलेगा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ रोटेशन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आपका क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। कूलिंग सिस्टम, ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम को इंजन है जो कंटिन्यूअस आपका चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस वर्किंग में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अगर 24 आवर वो रन कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वो इंजन है वो हीटअप हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका जो हीट है एक रेंज से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उसके क्या होगा, कोई इंजन फेल हो जाएगा, उसमें ब्लास्ट हो सकता है, उसमें आग लग सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। कूलिंग सिस्टम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इंजन को ठंडा रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते थे कि
जो जो भी हम लोग सिस्टम, जैसे अपना कोई भी इंजन हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग कार यूज करते हैं, बस यूज करते हैं, ट्रैक्टर हो, बाइक हो या स्कूटी हो, कोई उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इंजन ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्या होता है कि एक कूलिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इंजन है वो हीटअप नहीं होता है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी इंजन है, जैसे कोई बस हो गई या ट्रैक्टर हो गया, उसमें हम लोग कहीं पे रोक के उसके कूलिंग के लिए क्या है, जो कार्बोरेटर होता था उसमें पानी भरते थे, उसके कार्बोरेटर में पूरा पानी भरते थे, ठीक है। पानी क्यों भरते थे? क्योंकि उसकी वजह से क्या हो कि मेरा जो इंजन हो वो ठंडा रहे। बहुत जगह हम लोग कूलिंग सिस्टम के लिए फ़ैन यूज करते हैं, ठीक है, फ़ैन यूज करते हैं। अगर अगर आपके पास अगर कोई कार है, अगर उसका जो फ़ैन है वो बंद हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इंजन के अंदर हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका सिस्टम जो है वो कूल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कूलिंग सिस्टम में हम लोग बहुत सारा सिस्टम हम लोग यूज करते हैं सिस्टम को ठंडा रखने के लिए। अगर मेरा जो सिस्टम है वो कूल रहेगा, ठीक है, तो उसकी वर्क इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सपोज दैट हम लोग अपनी बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। वही अगर बिल्कुल एक कूल, अभी गर्मी के टाइम में अगर कोई उस तरीके का कूल माहौल हो, कूल रूम हो, तो ईजी वे में हम अपने वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, बहुत शांति तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आपका कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग सिस्टम का मेन काम क्या है? इंजन को ठंडा रखना। जब इंजन ठंडा रहेगा तो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगला है गवर्निंग सिस्टम। गवर्नर का मेन काम क्या है? स्पीड को कंट्रोल करना, स्पीड को कम या ज़्यादा करना, ठीक है। अगर स्पीड को कम ज़्यादा करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नेंस सिस्टम। और लास्ट है एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है, कि आफ्टर जैसे हम लोग डीजल यूज कर रहे हैं फ्यूल के रूप में, वो कंबसन होता है, ठीक है। कंबसन के बाद जो भी आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है, ठीक है, उस तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग मैनेज करें, कैसे करें, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये कंपोनेंट्स हैं डीजल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं हम लोग, अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग कैसे इसको कनेक्ट करेंगे और कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो पहला है डीजल इंजन, ठीक है। ये इंजन है जो कि अपने डीजल पावर प्लांट के अंदर यूज होता है। इसका मेन काम क्या है? पावर को जनरेट करना, ठीक है, पावर को जनरेट करना, क्लियर। तो दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट। किसी भी डीजल पावर प्लांट का जो मेन पार्ट होता है वो आपका इंजन ही होता है, ठीक है। किसी भी पावर प्लांट, अगर हम लोग कहीं भी बात करें, अगर हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई स्कूटी हो, बस हो, ट्रक हो, ठीक है, बहुत वेल वे में अरेंज है, लेकिन अगर उसका इंजन ही नहीं है तो इंजन के बिना वो बेकार है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी कार है अपने पास, अगर उसके इंजन निकाल लिया जाए तो उस कार का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि जब इंजन ही नहीं रहेगा तो कार में मूवमेंट नहीं होगा, कार को हम लोग चला ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपका डीजल पावर प्लांट है उसका जो मेन कंपोनेंट है, मेन जो पार्ट है वो है आपका आपका इंजन है, डीजल इंजन है, ठीक है। दिस इंजन आर क्लासिफाइड एज 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, ठीक है। ध्यान रखना, इट इज़ द पार्ट ऑफ मैकेनिकल, ये मैकेनिकल का पार्ट है। अपने को ज़्यादा ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को ये ध्यान में रखना है जो डीजल इंजन होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। जो आपका डीजल इंजन है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है 2 स्ट्रोक इंजन एंड दूसरा है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। इस तरीके का डीजल इंजन हम लोग यूज करते हैं। अगला है इंजन आर डायरेक्टली कपल टू द जनरेटर फॉर डेवलपिंग पावर। जो आपका दूसरे पावर प्लांट में हमने पढ़ा था कि जो टरबाइन है वो डायरेक्टली कपल होता है किसे? अल्टरनेटर से। टरबाइन में मूवमेंट होता है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है कि इसमें डीजल पावर प्लांट के अंदर जो आपका डीजल इंजन है, ठीक है, उसके शाफ्ट से, ठीक है, जो आपका अल्टरनेटर है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटर का मेन काम ही क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, कि इंजन आर डायरेक्टली कपल टू द जनरेटर। जो आपका डीजल इंजन है वो जनरेटर से डायरेक्टली कपल रहता है, किसके लिए? पावर को जनरेट करने के लिए, टू डेवलपिंग पावर, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, द फ्यूल इज बर्न एंड द बर्निंग गैसेज आर एक्सपेंडेड एंड डू वर्क, ठीक है। कोयला जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर, कोयला से हम लोग क्या करते हैं? स्टीम को जनरेट करते हैं, उस स्टीम को टरबाइन पे देते हैं, ठीक है। टरबाइन
की ब्लेड्स मूव करती है, ठीक है, उसे आपका अल्टरनेटर डायरेक्टली कपल होता है, देन हमारा पावर जनरेट होता है। उसी तरीके से हम लोग इसमें फ्यूल के रूप में क्या करते हैं, डीजल यूज करते हैं, ठीक है। जब आपका डीजल जो है, द फ्यूल इज बर्न, जब आपका डीजल जलेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि गैसेस जनरेट होगा, ठीक है। एंड जो जब गैसेस एक्सपेंड होगी तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। द फ्यूल इज बर्न एंड द बर्निंग गैसेस एक्सपेंड एंड डू वर्क ऑन द पिस्टन, ठीक है। और जो बर्निंग गैसेस है पिस्टन के ऊपर अपना काम करना चालू कर देती हैं। इसमें फ्यूल के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि डीजल यूज करते हैं, ठीक है। जब अपना फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, जो बर्निंग गैसेस है वो एक्सपेंड होती है और ठीक है, और पिस्टन के ऊपर अपना काम करना चाहते हैं, मतलब पिस्टन में मूवमेंट चालू होता है। जब पिस्टन, ठीक है, मतलब पिस्टन में अपना मूवमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। द शाफ्ट ऑफ द इंजन इज डायरेक्टली कपल टू द जनरेटर, ठीक है। जब आपका जो पिस्टन है उसमें जब आपका मूवमेंट होने लगता है, ठीक है, उसी से आपका क्या होता है, आपका जो शाफ्ट है वो अल्टरनेटर से कपल्ड होता है, ठीक है। जब उसमें मूवमेंट होता है तो अल्टरनेटर में भी क्या होगा, मूवमेंट चालू होगा, एक रोटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। और देन मेरे यहाँ पे आपका एक पावर है वो जनरेट हो जाता है। तो ये है आपका डीजल इंजन। मेन हम लोग देख ले, जो डीजल इंजन है किसी भी पावर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। डीजल इंजन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है 2 स्ट्रोक इंजन, दूसरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। इसमें हम लोग फ्यूल के रूप में डीजल यूज करते हैं, ठीक है। और इसके इंजन से जो होता है, जो आपका अल्टरनेटर है वो डायरेक्टली कपल होता है, ठीक है। जब पिस्टन में मूवमेंट होता है तो उसके पिस्टन से जो आपका अल्टरनेटर जो है वो कपल्ड रहता है, देन आपका पावर आपका जनरेट होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एयर फिल्टर एंड सुपर चार्जर। फिल्टर का मेन काम ही क्या है, किसी चीज़ को फिल्टर करना, ठीक है। मतलब उसमें जो भी आपके डस्ट पार्टिकल वगैरह है या अनवांटेड जो भी पार्टिकल्स है या मटेरियल है उसको फिल्टर आउट कर देना, ठीक है। फिल्टर के कहीं भी हम लोग अगर फिल्टर वर्ड यूज हो जाए तो फिल्टर का मेन काम क्या है, जहाँ पे जैसे वाटर फिल्टर है तो वाटर फिल्टर में भी क्या होता है कि इस तरीके के जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जो गंदगी होती है उसको, और जो फिल्टर है, वाटर फिल्टर, वो क्या करता है, फिल्टर करता है, बिल्कुल फ्रेश जो वाटर है वो सप्लाई करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एयर फिल्टर यूज करते हैं। एयर फिल्टर हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह है उसको फिल्टर करेगा, देन एयर को सप्लाई करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि अंदर डस्टिंग की समस्या नहीं होगी, ठीक है। किसी भी तरीके का जाम वगैरह नहीं होगा, पूरा सिस्टम मेरा क्या होगा, स्मूथ बना रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको। द एयर फिल्टर इज यूज टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम द एयर। एयर फिल्टर का मेन काम क्या है कि जो हम लोग एयर यूज कर रहे हैं डीजल इंजन पावर प्लांट में, ठीक है, उससे डस्ट को रिमूव कर देना, ठीक है, विच इज टेकन बाय द इंजन, ठीक है। इंजन जो भी एयर ले रहा है वो फिल्टर होके ही इंजन को जाएगा, ठीक है। फिल्टर होने का मतलब क्या है कि जो भी उसमें जो डस्ट पार्टिकल है एयर के अंदर वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ही आपके इंजन तक पहुंचेगा, क्लियर। आगे देखते हैं सुपर चार्जर क्या है। द फंक्शन ऑफ द सुपर हीटर इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर सप्लाई टू द इंजन, ठीक है। जो आपका सुपर चार्जर है इसका मेन काम क्या है कि जो एयर जो सप्लाई हो रहा है उसको प्रेशर को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द सुपर चार्जर इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर सप्लाई टू द इंजन, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि जो हम लोग एयर सप्लाई कर रहे हैं इंजन को, ठीक है, डीजल इंजन को, उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देना। उसका एडवांटेज क्या है, तो उससे क्या होता है कि देयर बाई द पावर ऑफ द इंजन इज इंक्रीज, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सुपर चार्जर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो एयर है उसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जो हम लोग इंजन को देते हैं। तो उससे आपका क्या होता है कि जो आपका इंजन है उसका पावर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सुपर चार्जर यूज करते हैं। सुपर चार्जर का मेन काम यही है कि जो भी हम लोग इंजन को जो हम लोग एयर दे रहे हैं, ठीक है, उसका प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो इफिशियंसी है, जो पावर है, वो आपका इंजन का वो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। मैंने पहले ही बोला था कि जो इस तरीके का जो मेरा इंजन है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है, हमको उसको स्टार्ट करना होता है। अगर कोई भी इंजन बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में है, जीरो कंडीशन में है, तो हम लोग कोई ना कोई इस तरीके से हम लोग कोई टेक्निक यूज करेंगे, उस टेक्निक का यूज करके हम लोग इंजन को स्टार्ट करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं इंजन स्टार्टिंग सिस्टम को हम लोग इंजन को स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई डीजी सेट है जनरेटर,
जनरेटर का जो सेट है वहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग के लिए बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। बैटरी के द्वारा हम लोग उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हम लोग सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। जैसे आज पहले क्या होता था कि बाइक्स वगैरह में क्या होता है, किक के द्वारा हम लोग इंजन को स्टार्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि आपका आपका क्या हो गया कि सिंपल सा है कि सेल्फ स्टार्टिंग है, कि हम लोग सेल्फ देते हैं, ठीक है। मतलब वो बैटरी कनेक्टेड होता है, बैटरी से पावर मिलता है इंजन को, देन वो स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से आपका यहाँ भी हम लोग इंजन जो आपका बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में है, जीरो कंडीशन में है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। देखते हैं ये क्या है। डीजल इंजन यूज्ड इन द पावर प्लांट्स इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। पहला चीज ध्यान रखना कि जो डीजल इंजन पावर प्लांट्स के अंदर यूज हो रहा है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, नॉट इंस्टॉल सेल्फ स्टार्टिंग नेचर, ठीक है। वो सेल्फ स्टार्टिंग नेचर का नहीं होता है, ठीक है। मतलब जब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो हमको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। इंजन स्टार्टिंग सिस्टम इंक्लूड एयर कंप्रेसर एंड स्टार्टिंग एयर टैंक, ठीक है। इसमें हम लोग जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं उसके अंदर लोग एयर कंप्रेसर और स्टार्टिंग एयर टैंक को इंक्लूड करते हैं। मतलब कोई पूछे कि डीजल इंजन को स्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो एक तो इंक्लूड करते हैं आपका एयर कंप्रेसर, ठीक है। वो क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग एयर टैंक, एक स्टार्टिंग एयर टैंक को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू स्टार्ट द इंजन इन कोल्ड कंडीशन बाय द सप्लाई एयर। ये क्या करेगा कि कोई भी जो आपका इंजन है बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में, जीरो कंडीशन में, उसको स्टार्ट करेगा कैसे, एयर सप्लाई करके। क्योंकि पहले ही बोला कि इसमें इंजन स्टार्टिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, एयर कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग फिर से देख लीजिए, जो डीजल इंजन है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है। उसको स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग चीज़ यूज करते हैं उसके अंदर हम लोग लेते हैं कंप्रेसिंग एयर कंप्रेसर और स्टार्टिंग एयर टैंक। तो कोई भी डीजल पावर प्लांट का इंजन जो बिल्कुल जीरो कंडीशन में है उसको हम लोग एयर सप्लाई देके हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग जीरो कंडीशन से रनिंग कंडीशन लेके आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूल सिस्टम, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लुब्रिकेटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिर भी एक ब्रीफ में इसको हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब तक आप देखें इसको एक बार। आगे हम लोग देखते हैं कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या है, कूलिंग सिस्टम क्या है, गवर्निंग सिस्टम क्या है एंड एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है। अच्छा, पहले ही इनके बारे में हम लोग देख लिया था कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है कि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो लुब्रिकेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है, फ्रिक्शन को रिमूव करना और इंजन के अंदर जो भी वियर एंड टीयरिंग कंडीशन है, ठीक है, उसको रिमूव करना, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इंक्लूड्स ऑयल पंप्स, ऑयल टैंक्स, कूलर्स एंड पाइप्स, ठीक है। ये क्या है, जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग जो ऑयल पंप्स है, ऑयल टैंक है, कूलर एंड पाइप को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इस लुब्रिकेटिंग। अगर कोई पूछता है कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सा चीज़ को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो ये आपका उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जो ऑयल पंप्स है उसको, जो ऑयल टैंक्स है उसको, ठीक है, जो आपका कूलर है उसको, एंड जो उस पाइप है उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द मूविंग पार्ट। इसका मेन काम क्या है कि जो भी मूविंग पार्ट है, ठीक है, उसके द्वारा जो भी फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको रिमूव करना। उससे क्या होगा कि जो भी आपका रोटेशन होगा बिल्कुल स्मूथ होगा। जब रोटेशन स्मूथ होगा तो किसी भी तरीके का जो है वो नॉइस नहीं आएगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। एंड रिड्यूस वियर एंड टीयर ऑफ द इंजन पार्ट, ठीक है। इसके बाद इसका मेन काम क्या है, उसको जो भी इसके अंदर वियरिंग एंड टीयरिंग कंडीशन है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना सर, ठीक है। जैसे कि आपका जो सिलेंडर वॉल है एंड पिस्टन है, ठीक है, ठीक है, उस पर उसको जो वियरिंग एंड टीयरिंग कंडीशन है उसको रिमूव करना है। तो एक वर्ड में समझो, लुब्रिकेटिंग सिस्टम मेन काम क्या है कि जो भी फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है मूविंग पार्ट के द्वारा, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देना, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो हम लोग लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं
वो यूज हो रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो जो ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो क्या होता है, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको फिर से रीयूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको ठंडा कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि गरम लुब्रिकेटिंग का आप लोग यूज करोगे तो ठीक है, उससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम हमको क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो लुब्रिकेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। अगला है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम का मेन काम वही है कि जो आपका इंजन है उसको ठंडा करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग फ्यूल इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज इन द ऑर्डर ऑफ 1500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर कोई पूछे कि डीजल पावर प्लांट के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, तो उसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक है। जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो हमको एक बिल्कुल कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होगा। अगर कूलिंग सिस्टम नहीं दिया जाए तो इससे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका इंजन है वो फेल हो जाएगा, वो बर्न कर सकता है, वो ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो कूलिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू लोअर दिस टेम्परेचर वाटर इज सर्कुलेटेड अराउंड द इंजन, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं कि इंजन के चारों तरफ जो वाटर, जो ठंडा वाटर है, ठीक है, उसकी हम लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम में हम लोग देखें कि इंजन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। तो इसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंजन के चारों तरफ वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू द लोअर दिस टेम्परेचर वाटर इज सर्कुलेटेड अराउंड द इंजन के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, क्लियर। इसके बाद देखते हैं गवर्निंग सिस्टम। मैंने पहले ही बोला था कि गवर्निंग सिस्टम का मेन काम क्या है, स्पीड को रेगुलेट करना, स्पीड को कम या ज़्यादा करना, ठीक है। इट इज़ यूज टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ द इंजन। गवर्निंग सिस्टम का मेन काम क्या है कि जो इंजन है उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है कि दिस इज डन बाई वेरिंग द फ्यूल सप्लाई अकॉर्डिंग टू द इंजन लोड, ठीक है। जैसा हम लोग फ्यूल सप्लाई करेंगे वैसा ही इसको स्पीड को हम लोग वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका लोड। जैसे हम लोग अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते थे, हाई प्रेशर स्टीम, वहाँ पे एक वाल्व लगाते थे, ठीक है, और उस वाल्व को खोलते थे, देन आपका जो स्टीम है वो आपका टरबाइन के ऊपर जाता था। मतलब वहाँ से हम लोग स्टीम सप्लाई को हम लोग रेगुलेट कर सकते थे कि जिस रेशियो में हम लोग स्टीम सप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका टरबाइन में रोटेशन होगा, ठीक है। उसी तरीके से गवर्निंग सिस्टम का मेन काम क्या है, जो आपका स्पीड है इंजन का उसको रेगुलेट करना, ठीक है। एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग साइलेंसर यूज करते हैं। साइलेंसर का मेन काम क्या है कि अगर जो भी कंबसन के बाद जो भी गैसेस निकल रहा है, जो भी नॉइस जो जनरेट हो रहा है उसको रिमूव करना, ठीक है। अगर साइलेंसर बोलते हैं कि साइलेंसर फट गया है, अगर साइलेंसर फट जाता है तो बहुत ज़्यादा नॉइस निकलता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम जो है, जो भी इंजन से जो भी गैस, जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम है, ठीक है, उसको हम लोग वेरी नॉइसेस करने के लिए हम लोग इस तरीके से साइलेंसर का यूज करते हैं, ठीक है। कि जिससे क्या होगा, एक हम लोग बोलते हैं कि डीजी सेट है, साइलेंट डीजी जनरेटर, मतलब उसमें साउंड नहीं होता है, तो उसमें इस तरीके से हम लोग एग्जॉस्ट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, कि उसको जो नॉइस को जो है हम लोग उसको दबा देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है। द एग्जॉस्ट गैसेस कमिंग आउट द इंजन इज वेरी नॉइसी, ठीक है। इंजन से जो गैसेस बाहर आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉइसीज होती हैं, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस नॉइस ए साइलेंसर इज यूज्ड, ठीक है। उस तरीके के नॉइस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग साइलेंसर यूज करते हैं, क्लियर। तो ये था आपका कंपोनेंट, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पावर प्लांट के एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, क्लियर, और इसके एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू।